गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो पढ़ा था उसमें 3 गुणा 3 के सारणी का जो प्रसार किया था उसमें मैंने आपको एक पहली विधि बता दी थी। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम सारणी का प्रसार कर सकते हैं। परसों मैंने पढ़ाया था आपको और उसमें मैंने R1 सारणी के, आप अपना रजिस्टर खोलिए, देखिए कि परसों के दिन जब मैंने पढ़ाया बिफोर लास्ट डे, तो उसमें R1 पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया था। आप उसी प्रकार R2 R3 पंक्ति के अनुदिश भी प्रसार कर सकते हैं, किसी एक पंक्ति के अनुदिश, और 3 स्तंभ है तो किसी एक स्तंभ के अनुदिश। लेकिन जिस स्तंभ और जिस पंक्ति के अनुदिश आप जब प्रसार करते हैं सारणी का, तो सबसे पहले उस सारणी के पंक्ति या स्तंभ जिसके अनुदिश आप प्रसार कर रहे हैं उसके चिन्ह निर्धारित कीजिए। चिन्ह निर्धारित करके उन अवयवों को, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश आप प्रसार कर रहे हैं उस पंक्ति या उस स्तंभ के अवयवों के चिन्ह निर्धारण के बाद उन अवयवों को उनके उपसारणिक से गुणा कर दीजिए, तो सारणिक का प्रसार हो जाता है, सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम सारणिक के प्रसार की आपको दूसरी विधि बताते हैं। सारणिक हमारा वही है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4.1 प्रश्नावली है अपनी सारणिक डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका सारणिक तीन 11 -1 5 2 0 और 10 3 और 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस सारणी का प्रसार, मैंने आपसे कहा किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश करना चाहिए, आपका सारणिक का मान आ जाएगा। लेकिन हमारी जो प्रसार की जो प्रायोरिटी है वो किस स्तंभ को दे या किस पंक्ति को प्राथमिकता दे, तो प्राथमिकता के आधार पर हमको किस प्रसार, तो हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता कौन सी पंक्ति को दें। 3 पंक्ति है तो कौन सी पंक्ति को दें, 3 स्तंभ है तो किस स्तंभ के अनुदिश कर रहे हैं तो स्तंभ कौन से स्तंभ को दें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, सारणी का प्रसार या तो किसी, या बोल रहा हूं मैं बीच में, या तो किसी एक पंक्ति के अनुदिश, फिर या लगा रहा हूं, या किसी एक स्तंभ के अनुदिश। मतलब ऐसा नहीं पंक्ति के अनुदिश भी कर रहे हो, स्तंभ के अनुदिश भी कर रहे हो, या तो एक पंक्ति के अनुदिश ही प्रसार होता है या किसी एक स्तंभ। जब स्तंभ के अनुदिश करोगे तो पंक्ति की कोई बात नहीं होगी, जब किसी एक पंक्ति के अनुदिश करोगे तो स्तंभ की कोई बात नहीं होगी। और पंक्ति तीनों नहीं, किसी एक, स्तंभ तीनों नहीं, किसी एक स्तंभ के अनुदिश। अब हम प्राथमिकता किसको दें, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य ज्यादा हो, 0 ज्यादा हो, उसके अनुदिश यदि हम उस सारणी का प्रसार करें तो 0 होने की वजह से 2 मान तो 0 हो जाते हैं, तो हमको एक का ही प्रसार करना पड़ता है। जैसे यहां देखिए तीसरे स्तंभ में 2 0 हैं, अगर मैं तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करूं तो इन 2 0 के अनुदिश तो प्रसार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन 2 0 के अनुदिश जब मैं प्रसार करूंगा और इन 0 को जब मैं इनके उपसारणिक से गुणा करूंगा तो वो उपसारणिक इन दोनों 0 से गुणा होकर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, तो इनके अनुदिश तो प्रसार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 0 अपने उपसारणिक से गुणा होकर 0 हो जाएंगे। केवल इसकी जरूरत पड़ेगी तो प्रसार में गणना भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको दें, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 0 शून्य अधिक हो उसके अनुदिश हमें प्रसार करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं यहाँ कल मैंने R1 के अनुदिश किया था, कल परसों, आज मैं C3 स्तंभ के अनुदिश, C3 स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, स्तंभ के अनुदिश क्या करने पर, प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर, देखिए स्टूडेंट्स
सबसे पहले जिस स्तंभ मैंने प्राथमिकता C3 स्तंभ को दी है, क्योंकि C3 स्तंभ में 2 जीरो है इसलिए। तो अब 2 जीरो हो चाहे 1 जीरो, मतलब जीरो अगर हमको मिल रहा है तो वो जीरो के अनुदिश प्रसार करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जीरो से कोई भी संख्या गुणा होती है तो जीरो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जिस स्तंभ के अनुदिश हम स्टूडेंट्स प्रसार कर रहे हैं उस स्तंभ के अवयवों के पहले चिन्ह निर्धारित कीजिए। चिन्ह यहां से चलेगा, ये प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर इसके नीचे अल्टरनेट चलता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। चाहे इधर चलो, अब इसके चाहे इधर चलो, अब जैसे इसके चाहे नीचे चलो और इसके चाहे नीचे चलोगे चाहे बगल में चलोगे। अब जैसे ये प्लस है, ये माइनस हो गया, इधर प्लस होगा, नीचे चलोगे तो भी प्लस होगा, मतलब माइनस के आगे प्लस, प्लस के आगे माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। तो ये माइनस और फिर ये प्लस। अब इनका तो कोई चिन्ह होता ही नहीं जीरो का, तो इसलिए आप यहाँ माइनस प्लस लिखो चाहे अपने को, केवल हमको तो प्रसार इसके अनुदिश करना है। इनके अनुदिश आप प्रसार करोगे, इनके उपसारणिक को इन जीरो से गुणा करोगे तो पूरा उपसारणिक ही जीरो हो जाएगा, पर फिर भी मैं उपसारणिक लिख के कर देता हूँ, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये अवयव मेरा क्या कहलाता है, ये पहली पंक्ति में है तीसरे स्तंभ में, तो मैं इसको A13 अवयव बोलूंगा, A11, A12, A13, A13 के A13 बराबर -1 का क्या लूंगा मैं, उपसारणिक। पहले मुझे प्रसार से पहले उपसारणिक M13, A13 का उपसारणिक M13, और उपसारणिक को हम M से दर्शाएंगे, तो M13 बराबर इसके लिए कैसे आएगा उपसारणिक, इसकी पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, इसकी पंक्ति के 3 अवयव छोड़ दो, इस तक के 3 अवयव छोड़ दो, इस स्तंभ के ये 4 अवयव बचे, 1 2 3 4, यही आपका उपसारणिक है -1 का, और 10 3 इनको वज्र गुणा कर दीजिए। एक सीधे हाथ का गुणा होता है ये, और ये उल्टे हाथ में बाएं हाथ, तो 5 या 15 ये सीधे हाथ का गुणा हो गया, और जब बाएं हाथ में गुणा करोगे तो इसमें जैसे 10 दूनी 20 प्लस के आएंगे, उसका चिन्ह बदल दीजिए, उसको लिखेंगे माइनस के, लेकिन सीधे हाथ के गुणा में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, इसका मान आया -5। अब आपका ये अवयव कौन सा है, देखो ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी में, और स्तंभ तीसरा, तो पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा, तो अवयव को लिखेंगे हम A23, पंक्ति दूसरी, पंक्ति पहले आती है अवयव में, स्तंभ यहाँ आता है सेकंड ऑर्डर में, तो आपका A23 बराबर 0 का क्या, उपसारणिक। उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं बाद में, इसको लिखेंगे M23 से समझ जाएंगे कि M से हम उपसारणिक लिखते हैं, तो ये इसका उपसारणिक है। ये पंक्ति छोड़ दीजिए, ये स्तंभ छोड़ दीजिए, इसकी पंक्ति के अवयव छोड़ दो, इसके स्तंभ के अवयव छोड़ दो, बचे 3 11 10 3 11 10 और 3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या आया हमारे पास, इनका वजन गुणा करेंगे, 3 3 9 और 11 ढाई 110, माइनस के दिन हो गए 101 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब A 9 माइनस 110 बराबर -101। अब देखिए, अब ये अवयव कौन सा है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, A33 बराबर 0 का उपसारणिक M33, और इसका मान आ गया M33 का, ये पंक्ति तीसरी के तीसरी, जिस पंक्ति में उस पंक्ति के अवयव छोड़ दो, जिस स्तंभ में उसके छोड़ दो, तो ये बचे 3 11 5 2, 3 11 5 2, 3 दूनी 6 और 11 पंजे 55, -49। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये उपसारणिक आ गया। अब अपन को C3 स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, हालांकि मुझे इन दोनों के उपसारणिक ये और ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जब शून्य को इन उपसारणिकों से गुणा करेंगे
तो इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा संतुष्टि के लिए एक बार समझाने के लिए मैंने उपसारणिक निकाल दिए, लेकिन देखो अगर 0 आ रहे, किसी सारणिक में एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो उन 0 के अनुदिश प्रसार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो हमने 0 की वजह से तो C3 स्तंभ का क्या किया था, चयन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अब मैं प्रसार करूंगा तो सबसे पहले मैं चिन्ह लगाऊंगा प्रसार का चिन्ह लगा दिया मैंने एक के ऊपर सारणिक का। इसका मतलब ही होता है इस चिन्ह का कि ए सारणिक का हम प्रसार करने जा रहे हैं। तो C3 स्तंभ का पहला अवयव यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस करा करो, यहाँ माइनस होता है। और अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस फिर मैं प्लस का 1 लिखता, इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 ही आएगा। और इस माइनस के 1 को मैं इसके उपसारणिक से गुणा करूंगा, उसका मान मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया -5। फिर मैं यहाँ पर 0 से इसको उपसारणिक को गुणा करूंगा -101 और फिर 0 से गुणा करूंगा, कितना आया इसका इस 0 का -49। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -1 इंटू -5 प्लस के 5 हो गए, वो अपने आप 0 हो गए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये तो जब इन 0 को इनके उपसारणिक से गुणा करोगे तो ये एलिमेंट तो अपने आप 0 हो जाएंगे। इसलिए केवल आपको इसके बारे में सोचना है, 0 आते हैं तो इनका कोई उपसारणिक निकालना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो 0 ही होने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मान आ गया 5। कल भी मैंने निकाला R1 का रूल, जब भी 5 ही आया और आज भी 5 ही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक विधि है, अपन उपसारणिक निकाल लिए अपन ने। अब उपसारणिक के बाद अपन को प्राप्त करने हैं सहखंड। सहखंडों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए सहखंड निकालने का सूत्र भी यही है। सहखंड के लिए भी पहले आपको उपसारणिक निकालना पड़ेगा, उपसारणिक की मदद से ही सहखंड प्राप्त होंगे, ये ध्यान में रखना है। जब तक उपसारणिक नहीं आएंगे सहखंड भी नहीं आएंगे। तो जो अपन ने उपसारणिक तक की प्रक्रिया आपको मैंने समझा दी है, उसके बाद अगली प्रक्रिया सहखंड होती है। जैसे उपसारणिक को हम m से दर्शाते हैं, ऐसे ही सहखंड को हम f से दर्शाते हैं, Fij, मतलब F11 या F12 इस तरीके से। इसका सूत्र होता है स्टूडेंट्स -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सपोज आपको F11 निकालना है तो यहाँ -1 की पावर i प्लस j। i प्लस j का मतलब होता है कि i का मान यहाँ 1 है और j का मान 1 है। इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर दोबारा रिपीट करूंगा। 1 लिया आपने यहाँ तो 1, तो आप यहाँ i का मान 1 और इंटू M11। इसका मतलब सहखंड का मान उपसारणिक से निकल रहा है और उपसारणिक यहाँ गुणा होता है, मतलब उपसारणिक का जो मान आएगा वही आपके सहखंड का मान होगा, संख्यात्मक मान। जैसे M11 का मान जो भी आएगा सो संख्यात्मक मान, लेकिन उसका स्टूडेंट चिन्ह बदल सकता है। संख्यात्मक मान जो M11 का होगा वही F11 का होगा। फिर सुन लीजिए, संख्यात्मक मान F11 का संख्यात्मक मान वही होगा जो M11 का होगा। केवल M11 के अवयव का चिन्ह बदल सकता है इस -1 की वजह से। कैसे? यदि -1 के ऊपर यहाँ 1 प्लस 1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। और ये हो गया आपका +1 -1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, एक और एग्जाम्पल इसके बाद F12 लिया, जैसे आपने F12 में -1 की पावर आपकी आ गई 1 और j की पावर आ गई 2 और यहाँ आ गया M12। अब ये -1 पर पावर आ गई है स्टूडेंट्स कितनी, -1 पर पावर 3 और M12। तो -1 पर पावर 3 का मान -1 गुना M12 मतलब -M12। यहाँ तो क्या आया आपका इसका मान स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ इसका मान आया प्लस का M11, कोई चिन्ह नहीं बदला और यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो गया, यहाँ -M12 आएगा। ध्यान से देखना,
स्टूडेंट दोबारा समझाता हूँ, नीचे से आ नहीं रहा है वो। ये F11 आ गया आपका, F11 का मान प्लस F11 आया, अर्थात कोई चिन्ह नहीं बदला इस स्क्वायर की वजह से। लेकिन अगर मैं यहाँ F12 लूं और F12 लेने पर माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ये I है ये J है, 1 प्लस 2 और M12, ये सूत्र से MIJ मतलब M12, यहाँ F12 है तो यहाँ M12। अब माइनस 1 की पावर 3 इंटू M12, माइनस 1 की पावर 3 का मान माइनस होता है, अर्थात F12 का चिन्ह बदल गया है, ये माइनस हो गया, ये चिन्ह नहीं बदला। तो मैं ये कहना चाहता हूं इससे समझाने के लिए कि F के जो सहखंड के जो संख्यात्मक मान है, फिर सुन लीजिए, वो संख्यात्मक मान वही होंगे जो उपसारणिक के होंगे। लेकिन उपसारणिक के जो संख्यात्मक मान एक अलग चीज है, और चिन्ह उनका चिन्ह परिवर्तित हो सकता है इस माइनस की वजह से। अब चिन्ह का परिवर्तन कब होगा और कब नहीं होगा? जब ऊपर इन दोनों का योग सम होगा, ये सम है, तब ये चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, और जब इन दोनों का योग विषम है तब ये चिन्ह परिवर्तन होगा। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स अपन कल चर्चा करेंगे। केवल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है सहखंड से कि सहखंड क्या होते हैं, तो मैं आपको फिर कह देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। सहखंड के जब हम मान निकालते हैं तो सहखंड के मान कहीं से नहीं आएंगे, सहखंड के मान भी वही होंगे जो उपसारणिक के होंगे। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक का मतलब 3 है तो 3। अब यह चिन्ह अलग चीज है, चिन्ह अलग हो सकता है, संख्यात्मक मान तो 3 ही है, अब यह -3 है तो ये तो माइनस का 3 अलग चीज है, लेकिन संख्यात्मक मान तो 3 है। तो M11 का जो संख्यात्मक मान होगा वही F11 का संख्यात्मक मान होगा, केवल M11 का चिन्ह बदल सकता है। चिन्ह कब बदलेगा? जब यह धातुओं का योग सम होगा, अर्थात इन दोनों का योग सम होगा 1 और 2, तब तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। और जब विषम योग होगा, जैसे 1 2 है तो 1 और 2 3 विषम संख्या है, तो M12 का मान मान लो हमारा 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस की वजह से -3। मतलब उपसारणिक के चिन्ह कब बदलेंगे? जब दोनों का योग M में 1 और 2 का योग विषम होगा, और जब सम होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, वही संख्यात्मक मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इसको हम एग्जाम्पल देके इस पर सवाल करके इसी सवाल को इस विधि से करके कल हम आपको और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।